तो ये हमने जुलाई सीरीज का पेपर है। मई जून 2021। ठीक है जी, ये कोड इन्होंने चेंज किया था जुलाई सीरीज के लिए। 3173 केमिस्ट्री कोड रखा गया था क्योंकि खाली P1 हुआ था, P2 P4 में एग्जाम्पशन थी, तो सिर्फ P1 की बेसिस के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले थे। ठीक है जी, तो इसके लिए कोड जो है वो चेंज किया गया था। ठीक है, बाकी ये है कि पेपर हम स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 pieces of apparatus are shown. 3 pieces of apparatus are shown: burette, measuring cylinder, pipette. Which piece of apparatus could be used to measure 23 centimeter cube of liquid? So अब as we all know कि pipette जो है इसमें कोई readings नहीं है आपके पास, so this can only be used to measure 25 cm cube. So burette and measuring they can be used because इन दोनों में आपको जो है readings मिलेंगी। ठीक है जी, तो ब्यूरेट भी यूज की जा सकती है 23 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। 23 सेंटीमीटर क्यूब कैन बी फिल्ड और कैन बी मेजर्ड इन ब्यूरेट, और इट कैन आल्सो बी मेजर्ड इन मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, ऑल्दो ब्यूरेट वुड बी, अगर प्रिसिशन का पूछा जाए तो ब्यूरेट इज मोर प्रिसाइज, but for now they're only asking which piece of apparatus should be used to measure 23 centimeter cube of liquid. So we can use either burette or measuring cylinder, so that means option A would be the correct option. Copper 2 nitrate is soluble in water. Copper 2 nitrate water soluble salt है। Copper 2 carbonate is insoluble in water. ठीक है जी, so all the carbonates are insoluble except for group 1. A mixture of solid copper 2 nitrate and copper 2 carbonate. So we have a mixture of copper 2 nitrate. Let's say we have this mixture of copper 2 nitrate and copper 2 carbonate. ठीक है जी, so ये आपके पास copper carbonate और copper nitrate का जो है ये एक mixture है, is added to a beaker of water. It is stirred until no more solid dissolves. How can separate samples of copper 2 nitrate and copper 2 carbonate be obtained from the resulting mixture? So separational technique. This question is from separational techniques. How can separate samples of copper nitrate and copper 2 carbonate be obtained from the resulting mixture? क्रिस्टलाइजेशन फॉलोड बाय डिस्टिलेशन, ये तो नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि एक सॉल्युबल है एक इनसॉल्युबल है, तो सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन होगी। तो फिल्ट्रेशन अगर आप देखें तो ऑप्शन डी में नजर आ रहा है हमें फिल्ट्रेशन के थ्रू वी वुड रिमूव कॉपर 2 कार्बोनेट। कॉपर 2 कार्बोनेट वुड बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन एंड देन बाय क्रिस्टलाइजेशन वी वुड सेपरेट कॉपर नाइट्रेट। ठीक है जी, सो सॉल्युबल सॉल्ट वुड बी रिमूव बाय crystallization and insoluble would be removed by filtration. So option D, 2 का D हो जाएगा। ठीक है जी, next question. Two compounds, now this is related to test for cations and anions. Two compound P and Q are separately dissolved in water and tested as shown. So पहला टेस्ट क्या है? Color of the solution. P gives a green solution and Q gives a colorless solution. अच्छा चलें, क्वेश्चन तो हम आगे देखते हैं, बट आपने मुझे एक चीज बतानी है कि we are getting green solution. ठीक है जी, ग्रीन सोल्यूशन। सो इससे हमें क्या पता लग रहा है? कौन सा कैटाइन हो सकता है? Which cation could be present in P? P में कौन से कैटाइन आ सकते हैं जी? कौन बताएगा? देखो अजी बेटा, ग्रीन सोल्यूशन दैट मीन्स क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास? कैटाइन में कौन कौन से, मतलब सोल्यूशन पी सोल्यूशन में कौन से कैटाइंस प्रेजेंट हो सकते हैं इफ वी गेट ग्रीन सोल्यूशन? जी बेटा, आयरन और क्रोमियम। ठीक है जी, आयरन 2 और क्रोमियम, बिल्कुल ठीक है। ग्रीन जो है ये आइदर इट वुड बी आयरन 2 आयन और क्रोमियम आयन। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ग्रीन और क्यू जो है वो क्या दे रहा है? दिस गिव्स अ ग्रीन सॉल्यूशन। नाउ एडिंग एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर पी गिव्स अ ग्रीन पीपीटी व्हिच इज सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ ग्रीन सॉल्यूशन। तो ग्रीन पीपीटी मिल रहा है जो कि डिसॉल्व हो गया। ग्रीन पीपीटी मिलेगा और डिसॉल्व हो जाएगा, दैट मींस इट कंटेन्स क्रोमियम आयन। ठीक है, ये किसका टेस्ट है? क्रोमियम आयन का। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि पी में कौन सा आयन मौजूद है, इट कंटेन्स क्रोमियम आयन। अच्छा, क्यू में आपने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, we get white precipitate which is insoluble in excess. Insoluble in excess, that means के it would be अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो Q में हमारे पास जिंक आयन है और कैल्शियम आयन है। तो जिंक तो ऑब्वियसली नहीं होगा, जिंक डिसॉल्व हो जाएगा।
ठीक है जी। जिंक जो है वो एक्सेस में डिसॉल्व होगा, और अगर एक्सेस में डिसॉल्व नहीं हो रहा, दैट मींस इट इज कैल्शियम आयन। सो इसका मतलब कैटाइन कौन सा हो गया, क्रोमियम, और एनाइन कौन सा है, सॉरी पी में कैटाइन कौन सा है, क्रोमियम, और क्यू में कैटाइन कौन सा है, कैल्शियम। सो दैट मींस कि आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आगे फर्दर टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, 3 का बी ऑप्शन हो जाएगा, इट कंटेन्स क्रोमियम एंड क्यू कंटेन्स कैल्शियम। बट चले हम एनाइन के टेस्ट भी देख लेते हैं। एडिंग एक्वस सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम फॉइल एडेड। ठीक है जी, ये किसका टेस्ट है, दिस इज द टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। No gas given off, ammonia gas given off in Q, that means Q also contains nitrate ion। ठीक है जी, तो कैल्शियम एंड नाइट्रेट, तो ये तो Q की कैटाइन और एनाइन कंप्लीट हो गए। और अगर आप नेक्स्ट टेस्ट देते हैं तो एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड, then aqueous barium nitrate is added। So this is the test for sulfate ion and we get white PPT in P, that means P contains sulfate ion as well। ठीक है जी, so ये आपके पास बी जो है वो ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन गैसियस अमोनिया बिकम्स लिक्विड अमोनिया, गैसियस अमोनिया बिकम्स लिक्विड अमोनिया, द चेंज इज एंडोथर्मिक। आप गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, गैस इनटू लिक्विड, सो पार्टिकल्स मूव क्लोज टू ईच अदर, गैस में पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, लिक्विड में पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो as we move from gas to liquid, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब रिलीज हो रहा है, तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक नॉट एंडोथर्मिक। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। व्हेन लिक्विड इथेनॉल बिकम्स सॉलिड इथेनॉल, द चेंज इज एक्सोथर्मिक। ये ठीक है, इस तरह से गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक चेंज है, ऐसे ही जब आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो दैट वुड आल्सो बी एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें मजीद एनर्जी रिलीज होगी, पार्टिकल्स वुड बी इन क्लोज कांटेक्ट विद ईच अदर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 का बी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच डायग्राम शोज द लिथियम आयन। ठीक है जी, तो इसका एटॉमिक नंबर गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है 7, एटॉमिक नंबर गिवन है 3, मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं। सो ऑब्वियसली ए इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, Li प्लस का मतलब लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट प्लस मींस इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो दैट मींस इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हमें 3 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, सो ए इज इनकरेक्ट। बी में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, बी में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड इट कंटेन्स, अब इसका अगर आप न्यूक्लियॉन नंबर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, न्यूक्लियॉन नंबर 7 होना चाहिए, तो बी इनकरेक्ट है। सी में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है, और टोटल अगर आप न्यूक्लियॉन नंबर काउंट करें तो 7 बन जाएगा। ठीक है जी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक बात, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3 statements about the elements carbon, nitrogen, and sulfur are shown. 3 statements about the elements carbon, nitrogen, and sulfur are shown. They are in groups next to each other in the periodic table. Carbon, nitrogen, and sulfur. Carbon belongs to group 4, nitrogen belongs to group 5, and sulfur belongs to group 6. Sulfur next period का element है group 6, ठीक है? तो ये they are in groups next to each other, तो they are in group 4, 5, and 6, so that means ये correct है. Their neutron to proton ratios are all 2 to 1. Neutron to proton ratio, ठीक है जी? So अगर हम देखें तो कार्बन के केस में 6, 12, नाइट्रोजन के केस में 7, 7, 14, और उसके बाद अगर हम देखें सल्फर, ठीक है, सल्फर के लिए 16, 32, बट ऑब्वियसली इनके
जो एलोट्रोप्स हैं, सॉरी जो इनके आइसोटोप्स हैं, ठीक है, कार्बन का आइसोटोप 7 भी है, नाइट्रोजन में आपको आइसोटोप्स मिलेंगे। तो मतलब लाजमी नहीं है कि इसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो हमेशा 2:1 का ही रहे, ठीक है। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है ये डिफर करेगा ड्यू टू आइसोटोप्स, ठीक है जी। सो ये लाजमी नहीं है कि हमेशा करेक्ट हो। दे ईच फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर, नाइट्रोजन फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं एसिडिक होते हैं, ठीक है। सल्फर फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड विच अगेन एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो 3 जो है ये करेक्ट है। तो इसका मतलब 1 और 3 जो है ये करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हो गया? ये जो क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा था, या इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूं? जी, क्वेश्चन नंबर 6 सबको क्लियर है? हाँ जी बेटा, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6? ठीक है जी। तो ये ध्यान में रख लें सिंपल कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं कार्बन नाइट्रोजन सल्फर, जैसे हमने डिस्कस किया कि दे बिलोंग टू ग्रुप 4 5 एंड 6, तो ये एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब आप साथ साथ है। देयर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, ठीक है। न्यूट्रॉन ये जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में गिवन है, बेसिकली दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक मास, ठीक है। बट आइसोटोप्स भी होते हैं इनके, तो आइसोटोप्स जो है इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर नहीं होंगे, लाजमी नहीं है। And they each form an acidic oxide because they are all metallic or non-metallic oxides. Carbon non-metal है, nitrogen non-metal है, sulfur non-metal है। तो as they are all non-metals, तो non-metals जो है ये acidic oxides बनाएंगे, ठीक है जी। Next question में आते हैं। The table shows data for some particles. There are gaps represented by ठीक है जी। The table shows data for some particles. There are gaps represented by W, X, Y, and Z. Which row shows the correct value for W, X, Y, and Z? So argon number of neutrons missing है, proton number 18, nucleon number 40, 40 minus 18, 22. तो either C और D is the correct option. अब हम लास्ट देख लेते हैं, Z को देख लेते हैं क्योंकि बाकी दोनों सेम है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम Z पे आते हैं। Z क्या है? Z is the number of electrons, ठीक है जी। Z is the number of electrons in S2 minus, तो 16 प्रोटॉन है, 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितने हो जाएंगे? 18। सो दैट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन कैन फॉर्म बोथ H plus and H minus ions. Which statement is correct? An H plus ion has more protons than H minus ion. प्रोटॉन दोनों में सेम ही होंगे, 1, तो ये इनकरेक्ट है। An H plus ion has no electron. H plus में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस कर देगा तो 0 इलेक्ट्रॉन, तो बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। आयोडीन एंड सोडियम क्लोराइड, आयोडीन एंड सोडियम क्लोराइड आर सॉलिड्स at room temperature and pressure. Which row correctly shows the structure of iodine and the bonding in sodium chloride? Structure of iodine, iodine का structure क्या होगा? iodine सिंपल मॉलिक्यूल है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सिंपल मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो आइदर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आयोडीन इज अ सिंपल मॉलिक्यूल, तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपल मॉलिक्यूलर। और बॉन्डिंग इन सोडियम क्लोराइड, दैट वुड बी आयोनिक, तो दैट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। It is possible to produce Ar2 plus ions, argon 2 plus ions from argon atoms in a laboratory. Which statement is correct? Each argon atom gains 2 electron and loses the electronic configuration. A2 plus मतलब lose करेगा इलेक्ट्रॉन, तो लॉस वाली स्टेटमेंट देखनी है आपने। तो लॉस वाली स्टेटमेंट या तो सी है या डी है।
loses 2 electron and loses the electron configuration of an inert gas, क्योंकि argon itself inert gas है, ठीक है जी, argon is an inert gas, so when it loses 2 electron, it जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा Ar2+ हो जाएगा, तो that means अब ये inert gas नहीं है, ठीक है, तो it loses the electron configuration of inert gas, तो C is the correct option, C जो है ये correct option हो जाएगा, ठीक है जी, 10 का C जी, क्लियर है बेटा, 10 क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स, मेनी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इज करेक्ट, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में करेक्ट है? एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑलवेज, कोवेलेंट कंपाउंड्स के एक्वियस सॉल्यूशन होते ही नहीं है। बॉन्डिंग इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन ग्रुप 5 का एलिमेंट है, तो दोनों नाइट्रोजन के दरमियान 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है जी, सो दैट मीन्स के ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी, के 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। What is the number of moles of hydrogen atom? Number of moles of hydrogen atom in 3.2 grams of methane. ठीक है, आपके पास मीथेन कितना है? 3.2 ग्राम, 3.2 ग्राम मीथेन है, इसमें आपको बताने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इसमें 3.2 ग्राम मीथेन में हाइड्रोजन के ग्राम्स कितने हैं, ठीक है जी, तो रिलेटिव अबंडेंस देख लेते हैं। सो मुझे ये मालूम है कि मीथेन का टोटल मास कितना होता है 16, और 16 मीथेन का फॉर्मूला क्या है CH4, इसमें हाइड्रोजन का मास कितना है 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 16 ये तो आ जाएगी परसेंटेज अबंडेंस, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 3.2 से तो हमें ये पता लग जाएगा कि 3.2 ग्राम में कितना हाइड्रोजन मौजूद है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3.2 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है जी, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3.2 divided by 16, that is 0.8 grams, 0.8 grams, और क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो अगर मोल्स में कन्वर्ट करना है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, 0.8 डिवाइडेड बाय 1, तो यही आंसर आ जाएगा, सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 0.8। हाँ जी बेटा, क्लियर है जी, इसमें कोई क्वेश्चन? जी बेटा, क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हाट इज द आयनिक इक्वेशन, what is the ionic equation for the reaction between aqueous silver nitrate and aqueous iron 3 chloride? Silver nitrate AgNO3 and iron 3 chloride FeCl3, ठीक है जी, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, we get AgCl plus FeNO3 और नीचे आ जाएगा 3, क्योंकि आयरन 3 नाइट्रेट है, तो ये आपके पास रिएक्शन बन गया। अब इसमें नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल होगा, एक्वस FeCl3 एक्वस AgCl solid, all the chlorides are soluble except for silver and lead, FeNO3 aqueous, so यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, नाइट्रेट दोनों जगह पे एक्वस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको बैलेंस कर लें तो ये 3, ठीक है जी, और उसके बाद 3 AgCl हो जाएगा, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, Fe कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ एक्वस है, तो आपके पास पीछे क्या बच गया, we are left with Ag plus Cl minus gives AgCl, ठीक है जी, silver ions plus chloride ions gives AgCl, so that means 13 का B आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज B जी, तो इसमें AgCl एक्वस है, B में C जो है वो ऑप्शन होगा AgCl सॉलिड, ठीक है जी, तो C करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ जी, क्लियर है बेटा ये?
जी आयनिक इक्वेशन क्लियर है? Calcium carbonate reacts with an acid Ha. Calcium carbonate reacts with an acid. This gives calcium salt, water or carbon dioxide. What is the minimum mass of acid? Minimum mass, beta mic mute करने अपने. What is the minimum mass of acid required to react completely with 10 gram of calcium carbonate? So calcium carbonate कितना है? 10 gram. Minimum mass of acid required to completely react with 10 gram of calcium carbonate. So 10 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं. इसका MR गिवन है 100. So 10 divided by 100 that would be 0.1. ठीक है, इसके मोल्स कितने आ गए? 0.1 मोल्स. और एसिड कैल्शियम कार्बोनेट और एसिड का रेशियो क्या है? 1:2 का रेशियो है. तो एसिड के मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं. सो दैट मीन्स 0.2. ये मोल्स आ गए एसिड के. और हमें क्या बताना है? मिनिमम मास ऑफ एसिड. तो मास के लिए MR गिवन है 46. MR से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 0.2 multiplied by 46, that would be 9.2 grams. So this would be the minimum mass of acid required to react completely with 10 gram of calcium carbonate. ठीक है जी. Question number 14 clear? हाँ जी, question number 14 clear है? When अब next question देख लें. When 1 mole per dm cube hydrochloric acid reacts with excess sodium carbonate. ठीक है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है एक्सेस सोडियम कार्बोनेट से. 1.2 dm cube of carbon dioxide is produced. ठीक है जी. तो हमें बताया गया कि 1 mole per dm cube HCl, इसकी कंसंट्रेशन गिवन है 1 मोलर कंसंट्रेशन है. रिएक्ट्स विद एक्सेस सोडियम कार्बोनेट. 1.2 dm cube of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है? 1.2 dm cube of carbon dioxide is produced, measured at room temperature and pressure. Which volume of 1 mole per dm cube hydrochloric acid is used? So hydrochloric acid का वॉल्यूम बताना है. ठीक है, बट उसके लिए हमें मोल्स चाहिए होंगे क्योंकि कंसंट्रेशन गिवन है. तो कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा वॉल्यूम फाइंड करने के लिए. तो मोल्स कहाँ से निकलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम गिवन है, पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लें. 1.2 डिवाइडेड बाय 24, यहाँ से मोल्स आ जाएंगे CO2 के मोल्स आ गए 0.05 मोल्स. अब मोल्स ऑफ CO2 को कन्वर्ट करते हैं इनटू मोल्स ऑफ HCl. तो 1:2 का रेशियो है, तो जो भी CO2 के मोल्स आए उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें. तो 0.1 मोल्स आ गए HCl के. 0.1 मोल. ठीक है जी. अब मोल्स भी हैं, कंसंट्रेशन भी है. नाउ वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन कंसंट्रेशन. मोल्स कितने आए हैं? 0.1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितनी है? 1. So 0.1 divided by 1, that is 0.1. और इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000. माइक म्यूट कर लो. ठीक है जी. तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब. 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये आंसर होगा जी. क्लियर है बेटा? हाँ जी, क्लियर जी. बाकी सबको भी क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच सोल्यूशन कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोल्स? विच सोल्यूशन कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट? ठीक है, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो आपने सिंपल मोल्स कैलकुलेट करने हैं. वॉल्यूम भी गिवन है, कंसंट्रेशन भी गिवन है. फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट कंसंट्रेशन मोल्स निकालें तो वॉल्यूम मोल इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम को आपने डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है. तो 10 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय मोल्स कंसंट्रेशन 0.01. so that is 0.0001. ये आ गया. यहाँ पे आपके पास मोल्स आ रहे हैं 0.0001. ठीक है, इसी तरीके से आपने सबके मोल्स कैलकुलेट कर लेने. 100 cm क्यूब ऑफ 0.05 मोल्स, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.05. ऑप्शन 3 जो है ये 100 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.001. और ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 1000
मल्टीप्लाई बाय 1, तो जहां पे भी सेम आ जाए आंसर वो आपने देख लेना है, ठीक है। Which statement about the electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride is correct? Electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride. Chlorine is produced at the cathode. Chlorine anode पे बनता है. Hydrogen is produced at the cathode. ठीक है. Concentrated aqueous sodium chloride है. That means sodium ions, chloride ions, H plus ions, hydroxide ions. So H plus ion discharge होगा at the cathode, so we get hydrogen gas. So B is the correct option. 17 का B हो जाएगा. Next question 18. The equation for 3 reactions are shown. 3 reactions की equation given है. Which reaction occurs in the extraction of aluminum from purified aluminum oxide? ठीक है, aluminum oxide, aluminum की extraction है from aluminum oxide. तो इनमें से कौन से reactions होते हैं? पहला reaction क्या है? Carbon reacting with oxygen to give carbon dioxide. तो ये जो पहला रिएक्शन है, दिस अकर्स एट द एनोड. सबको मालूम होगा दिस रिएक्शन अकर एट एनोड, तो ये जो ऑक्सीजन है ये एनोड पर प्रोड्यूस होता है और ये ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट करता है. ये एनोड है, कार्बन एनोड, ठीक है जी. तो रिएक्शन होता है जिसकी वजह से कार्बन, तो ये रिएक्शन होता है, बिल्कुल 1 करेक्ट है. सेकंड रिएक्शन अकर्स एट द कैथोड. एल्यूमिनम प्रोड्यूस होता है, एल्यूमिनम आयन गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन. और थर्ड जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन आल्सो अकर्स एट द एनोड. When oxide ion move towards the anode, loses 4 electron to become oxygen gas. So all 3 reactions occur in the extraction of aluminum from purified aluminum oxide. So option D is the correct option. 1, 2 and 3. जी बेटा, question number 18 clear? हाँ जी, question number 18 clear है? ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज शोन. ठीक है, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको शो की गई है. रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है. दैट मींस कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. व्हिच रो शोज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन? व्हिच रो शोज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन? ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन. तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये रिवर्स रिएक्शन है. कौन सा? दिस इज द ये प्रोडक्ट कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट. दिस इज द रिवर्स रिएक्शन. सो रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? दिस वुड बी द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन. ये टोटल काउंट हो जाएगा. तो 100 ये हो गया, 100 ये हो गया. तो टोटल जो आप कह लें कि एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी फॉर रिवर्स रिएक्शन, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन. तो टोटल कितना हो गया? ये 100 प्लस 100 दैट इज 200. ठीक है जी. तो एक्टिवेशन एनर्जी इज प्लस 200 और प्लस आइदर सी और डी. देन नेक्स्ट हमें क्या बताना है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन. सो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिएक्टेंट्स कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है. So more energy is given out. More energy is given out means release, forming bonds in the products, then in taking in breaking bonds in the reactions. So we can see that more energy is released. Exothermic में हमेशा energy release होती है. That's why products की energy कम है, reactants की energy ज़्यादा है. तो option C जो है ये correct option है. More energy is given out, then energy taken in breaking bonds. ठीक है, energy release ज़्यादा हो रही है, absorb कम हो रही है. So option C is the correct option. ठीक है जी, क्लियर? हाँ जी, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए. पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स which can be separated into fractions by fractional distillation. Which row correctly shows the fractions in order of decreasing boiling point? तो सबसे कम boiling point और सबसे ज्यादा किसका होगा? तो यहाँ पे हमारे पास 4 फ्रैक्शंस हैं. डीजल सबसे हायर फ्रैक्शन होगा, देन सेकंड नंबर पे पैराफिन, देन नेफ्था, देन पेट्रोल. तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है. ठीक है जी. इन चारों में सबसे हैवी फ्रैक्शन डीजल है. जितना हैवी फ्रैक्शन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा.
और सबसे लो फ्रैक्शन, सबसे जो लाइटर फ्रैक्शन है वो पेट्रोल है। ठीक है जी। 21, the rate of a chemical reaction decreases as the temperature decreases because at a lower temperature, टेम्परेचर कम करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? a lower proportion of molecules of energy that exceeds the activation energy, तो टेम्परेचर कम होगा तो molecules which exceed the activation energy भी कम हो जाएंगे, तो 1 करेक्ट है। the molecules are further apart, टेम्परेचर कम होगा तो molecule close आएंगे, तो ये तो गलत है। the frequency of successful collisions is less, obviously जितना टेम्परेचर कम होगा तो सक्सेसफुल कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाएगी, तो ये भी करेक्ट है। तो which reason correctly explain this decrease? so 1 and 3 only, 1 and 3 only, option B। ठीक है जी, 1 and 3 only। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। द रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन अ मेटल कार्बोनेट and a dilute acid is followed by measuring the volume of carbon dioxide produced and plotting this against time। तो the rate of the reaction, again ये rate of reaction में से क्वेश्चन है। आपके पास कोई मेटल कार्बोनेट है जिसको रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड को हमने HA से रिप्रेजेंट कर दिया। इज फॉलोड बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल कार्बोनेट व्हेन एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, and plotting this against time। so volume of CO2 को आपने plot किया against time। the line labeled X shows the results of an experiment। the line labeled X shows the results of an experiment using 50 cm cube of 1 mole per dm cube hydrochloric acid। ठीक है जी, तो ये जो X वाली लाइन है ये शो कर रही है किसे? we are using 50 cm cube of 1 mole per dm cube hydrochloric acid, and X is metal carbonate। The experiment is repeated using different conditions and lines X, Y and Z are drawn to show the volume of carbon dioxide produced against time। ठीक है जी, तो ये बाकी दो एक्सपेरिमेंट शो किए गए Z और Y। Which row shows the conditions that could give lines Y and Z? तो ये जो Y और Z आपको लाइंस मिल रही हैं, ठीक है, कौन कौन सी लाइंस? Y एंड Z। तो ये हमें बताना है ये किनकी वजह से मिल रही है। तो सबसे पहली चीज तो अगर आप इसमें देखें तो Y और Z, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो Y और Z दोनों केस में अगर आप देखें तो Y में वॉल्यूम भी कम बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कम है। सेकेंडली इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, ठीक है, इसका ज्यादा स्लोप है। तो Y हैज, सबसे पहली चीज जो आपने Y के लिए नोट करनी है, इट हैज लेस वॉल्यूम एंड हायर रेट। ठीक है जी, वॉल्यूम कम है तो मतलब मोल्स ऑफ कार्बोनेट भी कम होंगे। तो सबसे पहले तो हम Y को देख लेते हैं। अच्छा, Z को भी साथ साथ देखें। Z में वॉल्यूम सेम बन रहा है, Z हैज सिमिलर वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम, क्योंकि आप देखें दोनों में एक जितना ही वॉल्यूम बन रहा है, बट रेट ऑफ रिएक्शन इसका भी ज्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लोप ज्यादा है। ठीक है जी, सो मोर हायर रेट, हायर रेट। तो अगर अब हमें ये बताना है कि Y और Z को कौन सी डिस्क्रिप्शन जो है वो मतलब एक्सप्लेन करती हैं। तो A अगर हम देखें तो इन A it says that 50 cm cube of 0.5 mole per dm cube hydrochloric acid। X में आपने क्या यूज किया? 50 cm cube of 1 mole per dm cube acid। यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन कम कर दिए। ठीक है जी, A में कंसंट्रेशन कम कर दिए। कंसंट्रेशन कम करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन तो कम हो जाएगा। यहाँ पे मुझे पता है Y में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, Y हैज हायर रेट, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बिकॉज ए में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन कम है, और अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट भी कम होगा। दैट मींस ए इनकरेक्ट ऑप्शन है। बी में आते हैं, 50 cm क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट सेम टेम्परेचर। अच्छा, इसमें भी कंसंट्रेशन आपने कम की है, लेकिन अगर आप इसमें देखें ये कह रहे हैं कि विद अ कैटलिस्ट, वी आर यूजिंग अ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट यूज करेंगे। अब कंसंट्रेशन कम है तो ऑब्वियसली अमाउंट कम मिलेगा। ठीक है जी, अमाउंट कम मिलेगा, लेकिन साथ साथ आपने रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ा दिया बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट। तो कंसंट्रेशन कम करने से वॉल्यूम कम हो जाएगा,
बट कैटलिस्ट यूज करने से रेट हमें लेस वॉल्यूम चाहिए, हायर रेट चाहिए। सो लेस वॉल्यूम कैसे अचीव कर रहे हैं? बाय लो कंसंट्रेशन, तो मोल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और हायर रेट कैसे अचीव कर रहे हैं? बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट। तो बी करेक्ट हो सकता है, बट ऑब्वियसली बी में जेड भी चेक करना है। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, अब देखें जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, अगर लेट सपोज हम बी को ही चेक करते हैं कि बी करेक्ट है या नहीं है, उसके लिए हमें जेड के लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जेड में वॉल्यूम सेम बना है। जेड में सेम वॉल्यूम मतलब मोल्स दोनों में सेम होंगे। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि एक्स में हमने कितने मोल्स यूज किए हैं, 50 सेंटीमीटर क्यूब, एंड कंसंट्रेशन कितनी है 1। तो पहले हम एक्स के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, so that is 0.05। तो x में एसिड के मोल्स कितने हैं? 0.05। अब मुझे चेक करना है कि z में अगर आप देखें तो वॉल्यूम आपके पास कितना है? 12.5। वॉल्यूम कम है, बट कंसंट्रेशन आपने काफी ज्यादा बढ़ा दी है, 4। तो पहली चीज तो हम चेक करते हैं मोल्स बराबर हैं या नहीं है। 12.5 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 0.05। तो सेम मोल्स है, सेम मोल्स as x, so that means वॉल्यूम सेम बनेगा, that means सेम वॉल्यूम। और क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ द रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। आप देखें x में कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोल पर डीएम क्यूब, और z में कंसंट्रेशन कितनी है? 4 मोल्स पर डीएम क्यूब एट सेम टेम्परेचर। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी दोनों एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी बेटा, क्लियर है? ये 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा बेटा आप। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन विच इक्वेशन द अंडरलाइंड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, किस इक्वेशन में जो सब अंडरलाइंड सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो पहली अगर रिएक्शन देखें तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, और यहाँ पे इसने ऑक्सीजन गेन किया है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप चेक करें तो Mn जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब ये रिड्यूस हुआ है, कम हो गया है। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और यहाँ पे भी +1, कोई चेंज नहीं आया। नाइट्रोजन +4, और यहाँ पे +2, तो ये भी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। कंपाउंड डीकलराइजेस एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट। पोटेशियम मैंगनेट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कंपाउंड डीकलराइजेस एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट, व्हाट कुड दिस कंपाउंड बी? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, एंड इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, जो कि इसने MgCl2 में अचीव किया हुआ है। तो दैट मींस इट कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, इट कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। आप इसको मजीद ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, तो 1 नहीं हो सकता। 2 आयरन 2 क्लोराइड, आयरन 2 कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू आयरन 3, सो दैट मींस ये करेक्ट हो सकता है। इथेनॉल, इथेनॉल ऑक्सीडाइज होता है किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 इट ऑक्सीडाइजेस इनटू इथेनोइक एसिड, सो यस ये भी यूज हो सकता है। तो 2 and 3, सो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी।
हाँ जी 24 क्लियर है, 24 क्लियर। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। If a sample of ammonia is passed over heated iron, if a sample of ammonia is passed over heated iron, two gases X and Y are formed. Gas X reacts with oxygen, gas Y is unreactive. So if a sample of ammonia, ammonia is NH3, this passes over heated iron, iron और इसको heat कर रहे हैं, तो two gases X and Y. So basically it is the opposite of Haber process. तो अगर आप इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, वी नो कि हेबर प्रोसेस रिवर्सिबल रिएक्शन है, वी गेट नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी। So gas X and Y, gas X reacts with oxygen to hydrogen can react with oxygen to give water, and gas Y is unreactive. Which statement is correct? Gas X reacts with oxygen to form water. Yes, ये correct है, because hydrogen और oxygen react करेंगे तो क्या बनेगा? Water बनेगा। Gas Y is a compound? No, gas Y is nitrogen element है। The formation of the two gases from ammonia cannot be reversed. It can be reversed. Reversible reaction है, ये भी incorrect है। There is a triple covalent bond in one molecule of gas X. This is gas X. Hydrogen के molecule में single bond है, तो ये भी incorrect है। So option A is the correct option. Next question. The equation shows the reaction. The equation shows the reaction for the formation of sulfur trioxide using a catalyst. ठीक है जी, ये आपके पास रिएक्शन आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड reacts with oxygen to give sulfur trioxide. Which change in reaction conditions would produce more sulfur trioxide? More sulfur trioxide, that means more forward reaction. More forward reaction. So adding more catalyst does not affect the direction of equilibrium. Catalyst का position पे कोई effect नहीं होता. Decreasing the pressure कम करेंगे तो equilibrium will shift where more number of moles of gas are present. तो अगर आप देखें reactant side पर 3 moles हैं, product side पर 2 moles हैं, तो अगर आप pressure कम करेंगे तो equilibrium will shift on reactant side, तो ये भी गलत है। Increasing the temperature बढ़ाएंगे तो forward reaction delta H negative है, इसका मतलब backward reaction की delta H positive होगी। तो अगर आप temperature बढ़ाएंगे तो that means more endothermic reaction, that means again backward reaction, और हमें forward reaction करना है, तो ये भी incorrect है। Removing some sulfur trioxide, SO3 को कम करना शुरू कर दें, automatically reaction forward आना शुरू हो जाएगा। Decreasing the concentration of product, तो yes, D is the correct option। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। Ammonia gas is produced by heating a mixture of ammonium chloride and calcium hydroxide. Ammonium chloride reacts with calcium hydroxide. How can this reaction be described? अब calcium hydroxide क्या है? Base है। Ammonium chloride salt है, but this salt is made up of a weak acid, strong acid and weak base. ठीक है जी, तो ये acidic salt है। And in this reaction, base is reacting with acidic salt to give another salt, ammonia gas and water. So basically it is an acid base reaction, we can say। ठीक है जी, ये acid और base का reaction है, क्योंकि salt बन रहा है, तो ये acid based है। decomposition reaction नहीं है, redox reaction नहीं है, आप oxidation state check कर सकते हैं, और ये exothermic reaction भी नहीं है, क्योंकि delta H positive है। तो अगर आपको ये clear है कि ये तीनों reactions नहीं है, तो obviously option C है, ये acid base reaction। A student prepare a pure sample of barium sulfate बनाए। The student dissolve 0.1 mole of barium chloride in water, then add an excess of aqueous sodium sulfate। फिर इसमें क्या ऐड किया? Sodium sulfate। This equation for the reaction is shown, barium chloride and sodium sulfate। और barium chloride कितना ऐड किया था? 0.1। Which statement is correct? 0.1 mole of sodium chloride is produced। अगर आप देखें, अगर आप बैरियम क्लोराइड 0.1 ऐड कर रहे हैं तो NaCl 1:2 के रेशो में,
तो अगर ये 0.1 मोल ऐड किया तो ये कितना बनेगा, 0.2 मोल बनेगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है, डबल बनना चाहिए। अ जाइंट आयनिक लैटिस इज प्रोड्यूस्ड। बैरियम सल्फेट आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के जो लैटिस होते हैं वो जाइंट होते हैं। ठीक है जी, आयनिक कंपाउंड्स के लैटिस जो हैं ये जाइंट होते हैं। तो यस, बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आफ्टर फिल्टरिंग द रिएक्शन मिक्सचर बैरियम सल्फेट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजिंग द फिल्ट्रेट। बैरियम सल्फेट ऑलरेडी सॉलिड है, क्रिस्टलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, तो सी भी इनकरेक्ट है। एक्वस सोडियम सल्फेट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर अ क्लोराइड। टेस्ट फॉर अ क्लोराइड के लिए आप सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which pair of reagent is most suitable? Which pair of reagent is most suitable for the laboratory preparation of copper 2 chloride? अब copper 2 chloride soluble salt है जिसमें ग्रुप 1 कैटाइन एब्सेंट है। ठीक है जी, तो ये एसिड रिएक्शन से बनेगा। ठीक है, कॉपर 2 क्लोराइड, ऑब्वियसली कॉपर 2 नाइट्रेट और एक्वस सोडियम क्लोराइड, ये तो प्रेसिपिटेशन ये नहीं हो सकता। कॉपर एंड क्लोरीन, जी बेटा मोल्स वाले भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये पेपर कंप्लीट हो जाए तो फिर हम कुछ मोल्स के क्वेश्चन देख लेंगे। अच्छा, विच पेयर ऑफ रिएजेंट इज मोस्ट सूटेबल फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड? तो कॉपर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड नहीं हो सकते। ठीक है जी, बिकॉज ये जो मेथड होगा ये प्रेसिपिटेशन मेथड है फॉर इनसॉल्युबल सॉल्ट। कॉपर एंड क्लोरीन ऑब्वियसली नहीं हो सकता। कॉपर एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमें पता है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन HCl, इसकी वजह से कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये भी इनकरेक्ट है। कॉपर 2 ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, so copper 2 oxide and dilute hydrochloric acid, this would produce copper chloride and water, acid plus metal oxide, so D is the correct option. ठीक है जी, 29 क्लियर है बेटा? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। Next question, titration and precipitation are two of the methods used in salt preparation. Titration and precipitation. In which row could the salt be prepared by the method stated? Titration method से कौन से बनते हैं? Soluble salt with group 1 cation, so that would be either potassium chloride और sodium nitrate, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, दोनों ही group 1 salt है। और precipitation method is for insoluble salt, तो C या D में से कोई एक ऑप्शन है। कॉपर 2 सल्फेट मुझे पता है soluble salt है, ये नहीं बनेगा। सिल्वर क्लोराइड इज insoluble salt, so ऑप्शन C जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। potassium chloride would be formed by titration method and silver chloride by precipitation method. ठीक है जी, next question, the manufacture of sulfuric acid by the contact process involve three main reactions. Which reactions are oxidation processes and which reaction require the use of a catalyst? तो reaction 1 में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो this is oxidation. Reaction 2 में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, this also oxidation. तो 1 and 2 is oxidation. And which reaction require, और 3 oxidation नहीं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा. Which reaction require a use of a catalyst? When sulfur dioxide converts into sulfur trioxide, this require catalyst. We use B2O5, vanadium pentoxide. So that means 1 and 2 they are oxidation reactions, and ये हो जाएगा D. 1 and 2 are oxidation reactions and 2 require the use of a catalyst. So D is the correct option. Some information about element X and Y is given. Element X and Y exist as diatomic molecules. X and Y diatomic molecules means X2 and Y2. Element X has a lower boiling point than element Y. Element X का boiling point, element X का boiling point low है as compared to element Y. ठीक है जी. Which row shows possible identities for element X and Y? So they have given us all group 7 and 8 elements.
So bromine and iodine, if bromine is bromine, अगर let suppose हम कहेंगे जी bromine जो है ये element X है, so Br2, और Y जो है वो iodine है, तो दोनों डायटोमिक है और आयोडीन का मास ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ब्रोमीन का मास कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है ये। 33, आयरन इज प्रोड्यूस्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस, ये ब्लास्ट फर्नेस है, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट दिस प्रोसेस इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहला रिएक्शन होता है, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नो, डाइऑक्साइड बनता है। हेमेटाइट इज रिड्यूस्ड, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, जी बेटा। So carbon monoxide is produced by the thermal decomposition of calcium carbonate. You're wrong. Hematite is reduced by calcium carbonate. No, hematite is reduced by carbon monoxide. Impurities are removed by hot air. Impurities are removed by मतलब एयर के अलावा, इसके अलावा हम कैल्शियम ऑक्साइड भी यूज करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, so that means A is the correct option. Some pollutants enter the air by natural processes. Which natural process releases pollutant into the air? Bacterial decay of vegetable matter, it releases methane gas, तो ये correct हो गया। Lightning activity releases nitrogenous oxide, ये भी correct है। Volcanoes releases sulfur dioxide, ये भी correct है, means all three processes. So option D. ठीक है जी। Next question, which statement about the pollution and purification of water is correct? चारों में से कौन सी statement correct है for about the pollution and purification of water? ठीक है जी। So carbon is used to disinfect water for drinking. No, carbon is used to remove bad taste. Desalination produces drinkable water by using fractional distillation. No, evaporation से होता है। Eutrophication result in water having too little dissolved oxygen. Yes, eutrophication की वजह से पानी में dissolved oxygen की कमी होती है, तो ये correct option है। Nitrate from detergent restrict plant growth. It increases plant growth, तो ये भी wrong है, तो option D, C is the correct option. 35 का C। जी बेटा, यहाँ तक clear है? इसमें कोई क्वेश्चन? चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ 4 अल्केन्स आर गिवन। ठीक है, 4 अल्केन्स गिवन है, साइक्लोब्यूटेन, मिथाइल ब्यूटेन, डाइमिथाइल प्रोपेन, ब्यूटेन। Which 2 alkanes are isomers of each other? कौन से 2 अल्केन आइसोमर्स हैं? तो ऑब्वियसली मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 5 कार्बन है, C5, और हाइड्रोजन अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, H12। और इसी तरीके से डाइमिथाइल प्रोपेन को अगर काउंट करें तो 1, इसमें भी C5H12 बनेगा। ठीक है जी। तो मिथाइल ब्यूटेन एंड डाइमिथाइल प्रोपेन आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, तो 2 and 3, ऑप्शन सी। ठीक है जी, 36 का सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। देन 37, a hydrocarbon CXHY undergoes an addition reaction with chlorine. Addition reaction, that means CXHY is an alkene, addition reaction कर रहे हैं। A second hydrocarbon CPHQ undergoes a substitution reaction with chlorine.
that means the CpHq is an alkane क्योंकि substitution reaction है. If x is equals to 4, CxHy में if x is equals to 4 and CpHq में if p is equals to 6, what are the values of y and q? तो जनरल फॉर्मूला आपने यूज करने. अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n. तो if x is y, if x is 4, y would be 8. और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n plus 2. So if p is q, y क्या हो, q क्या हो जाएगा? If p is 6, then q is 6 into 2, 12 plus 2, 14. So 8 and 14. Option B. ठीक है जी. Next question 38. An organic compound has an empirical formula C2H4O. The empirical formula, simplest formula. What could the compound be? ठीक है. अच्छा, आप सिंपल इसको ज्यादा बेहतर है कि आप फॉर्मूला बना के देख लें. ब्यूटेनोइक एसिड बेस्ट ऑप्शन लग रहा है क्योंकि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है. तो पहले हम इसी को सॉल्व करके देखते हैं. ब्यूटेनोइक एसिड में कार्बन कितने होंगे? 4 कार्बन. ठीक है जी. हाइड्रोजन कितने होंगे अगर हम ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएं? 1 2 3 4. This is butanoic acid. 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन्स. और ऑक्सीजन कितने? 1 2 2 ऑक्सीजन. तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 4 1 C2H4O. यहीं से मिल गया हमें आंसर. तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ब्यूटेनोइक एसिड. The partial structure of a polymer is shown. ये पॉलीमर का पार्शियल स्ट्रक्चर है. Which monomers could produce this polymer? ठीक है, पहले रिपीट निकाल लें. एडिशन पॉलीमर है ये क्योंकि कार्बन की चेन चल रही है, बैकबोन कार्बन की है. तो रिपीटिंग यूनिट क्या है? आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यही चीज दोबारा कहाँ रिपीट हो रही है? यहाँ पे. तो ये आपका रिपीटिंग यूनिट हो गया. इसमें डबल बॉन्ड लगा दें तो मोनोमर मिल जाएगा आपको. तो CHCl CH3 C2H. तो अगर आप देखें तो ये कार्बन कार्बन, ये HCl और CH3. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा ग्रुप ऊपर है कौन सा ग्रुप नीचे है. C2H5. So 39 का ए आंसर हो जाएगा. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. 39 का ए आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. X is a polymer formed by a condensation reaction. X is a polymer formed by a condensation reaction. X contain nitrogen. X में नाइट्रोजन मौजूद है. Which statements about X are correct? कौन सी statements correct? X could also contain oxygen. नाइट्रोजन है तो ये प्रोटीन हो सकता है, पॉलीएमाइड हो सकता है, तो ऑब्वियसली इसमें ऑक्सीजन भी होगा. X could be starch. स्टार्च नहीं हो सकता क्योंकि अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ये मतलब आप कह लें कि शुगर में नाइट्रोजन नहीं होता, तो दिस कुड नॉट बी पॉसिबल. X could have the same linkage as protein. नाइट्रोजन है तो प्रोटीन वाला लिंकेज हो सकता है. X could be formed from one monomer or two different monomers. अगर अमाइनो एसिड्स है तो एक ही टाइप के मोनोमर से बनेगा, और नाइलॉन है तो दो डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो ये भी करेक्ट है. तो 1 3 and 4 ऑप्शन ए 40 का ए हो जाएगा जी. क्लियर है बेटा? हाँ जी. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन?